हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकलव्य कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपके लिए आज जीके की नई वीडियो लेकर आ गया हूं। और आज का जो हमारे जीके की नई वीडियो का टॉपिक है भारत की नदियां। आज हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे भारत की नदियां। अब हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरीके से बनाकर पढ़ेंगे, क्योंकि भारत की नदियों को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, वरना वीडियो क्या होगी, ज्यादा बड़ी बन जाएगी और आपको इसमें फिर कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक से। तो इसलिए भारत की नदियों को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो जिस तरह आपको यहाँ पर मैप दिख रहा होगा भारत का, तो इस मैप के अंदर जो है ऊपर की जो नदियां है, जो मैप के अंदर बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी, इस लाइन के ऊपर जो नदियां आपको दिख रही है, ये सब इस नदियों को हम क्या बोलेंगे, हिमालयी नदियां, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकली हुई है। और जो इस लाइन के नीचे जो आपको जो नदियां दिख रही है, ये है प्रायद्वीपीय नदियां। तो हम भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो हम पहले शुरुआत करेंगे हिमालयी नदियां से। तो हिमालयी नदियों में हमारे लिए 3 नदियां बहुत प्रमुख है। कौन कौन सी है वो? सिंधु नदी, जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं, और दूसरी है हमारी गंगा नदी, और तीसरी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदियों में लगभग भारत की जो सारी जो नदियां है ऊपर हिमालय की नदियां, वो नदियां लगभग सारी इन तीनों नदियों में आकर मिल जाती है। इसलिए हम तीनों नदियों को अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे। हम इन सभी नदियों की सहायक नदियां देखेंगे, इसके किनारे कौन कौन से शहर प्रमुख बसे वो सब देखेंगे, है ना। और सारी चीजें अच्छे से हम क्लियर करेंगे, कोई कंफ्यूजन हम नहीं रखेंगे, सब अच्छे से हम पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम पार्ट 1 में देखेंगे इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के बारे में। तो आज हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सिंधु नदी के बारे में सारी डिटेल पढ़ते हैं। तो सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो हमें हमारे ऋग्वेद ग्रंथ में भी मिलता है। किसमें? ऋग्वेद ग्रंथ में भी हमें सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि हमारे भारत को हम इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। तो ये जो इंडिया नाम जो रखा गया है वो भी हमारी सिंधु नदी के नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि सिंधु नदी का नाम क्या है? इंडस रिवर, INDUS, इंडस, और इसी के नाम पर INDIA, इंडिया, ये नाम लिया गया है, ठीक है। तो अब हम और आगे देख लेते हैं। तो चलते हैं हम सिंधु नदी की ओर। तो सिंधु नदी जो है ये कितने देशों से होकर बहती है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो ये 3 देश। कौन कौन से है? चाइना, भारत और पाकिस्तान। देखिए आपको उधर रेड जो दिख रहा है, रेड एरिया, वो चाइना का है। बीच में जो व्हाइट एरिया दिख रहा है ये आपका अपना भारत है। और इधर जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ये है पाकिस्तान। तो देखिए आपको सिंधु नदी की लाइन दिख रही होगी, जो चाइना से शुरू हो रही है, भारत के अंदर एंटर करके, और ये पाकिस्तान के अंदर जा रही है। तो इस तरीके से सिंधु नदी 3 देशों में होकर जाती है। तो अब हम देख लेते हैं। अब इसमें हम एक और क्वेश्चन बन जाता हमारा इसमें कि सिंधु नदी किस देश में सबसे लंबी बहती है, मतलब किस देश में सबसे ज्यादा बहती है। तो देखिए आपको जैसा कि मैप में दिख ही रहा होगा कि पाकिस्तान में ही नदी सबसे ज्यादा बहती है। सिंधु नदी सबसे ज्यादा कहां बहती है? पाकिस्तान में बहती है। तो चलिए अपन और आगे देखते हैं। तो सिंधु कहां से शुरू होती है? सबसे पहले हम ये देखेंगे सिंधु कहां से शुरू होती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है वो चीन के तिब्बत के इलाके से। कौन सा? चीन का तिब्बत का इलाका। और वहां क्या है? कैलाश पर्वत के दक्षिणी छोर पर मानसरोवर झील है। उस मानसरोवर झील से ये सिंधु नदी स्टार्ट होती है, देख सकते हो वहां से सिंधु नदी स्टार्ट हो रही है। और वहां से फिर ये सिंधु नदी भारत के अंदर लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। और लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करते हुए यह पाकिस्तान के POK, पाक अधिकृत, है ना, कश्मीर में ये प्रवेश करती है। और यहीं पर है हमारा एक पर्वत जिसका नाम है नंगा पर्वत। इस नंगे पर्वत से ये नदी घूम के यू टर्न ले लेती है। यू टर्न आने के ऐसा यू टर्न, ठीक है। तो यू टर्न लेकर ये नदी पूरे तरीके से पाकिस्तान के मैदानी इलाके में प्रवेश कर जाती है। और फिर पाकिस्तान के मैदानी इलाके में बहुत लंबा चलने के बाद ये नदी फाइनली अरब सागर में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो यह है अपने नदी का रास्ता। और इस नदी को इतनी दूरी तय करने में 3180 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। कितना? 3180 किलोमीटर। तो आपको एक बार और बता देता हूं मैं, सिंधु नदी स्टार्ट कहां से हो रही है? मानसरोवर झील से। फिर ये हमारे भारत के अंदर लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। फिर ये पाकिस्तान के POK से होकर नंगा पर्वत को पूरा घूमकर और पाकिस्तान के मैदानी इलाके में प्रवेश करके ये अरब सागर में गिर जाती है। और कितना चलती है नदी? 3180 किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं कि सिंधु नदी जो है वो हमारे भारत में, जो कश्मीर के जो लद्दाख इलाके में जो जाती है हमारी सिंधु नदी, वो एरिया कितना है, मतलब ये जो इतना एरिया जो दिख रहा है वो कितना है। तो सिंधु नदी भारत में 1114, ठीक है,
1114 किलोमीटर भारत में ये चलती है सिंधु नदी। वो भी किस कहां पर? केवल लद्दाख के एरिया में, और किसी दूसरे स्टेट में ये नहीं जाती, केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ये वहीं पर बहती है सिंधु नदी। कितना? 1114 किलोमीटर। चलो अब अपन देखते हैं आगे। तो सिंधु नदी पर बसा भारत का एकमात्र शहर, देखिए सिंधु नदी जो है भारत के लद्दाख क्षेत्र में ही जाती है सिर्फ, तो सिंधु नदी पर बसा हुआ भारत का एकमात्र शहर जो वो है लेह। लेह जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है हमारे, ठीक है। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना है अभी भी, उसकी राजधानी है लेह। सिर्फ वही एकमात्र ऐसा शहर है भारत का जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हम और आगे देख लेते हैं। तो सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसका कारण क्या है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लंबी ये बहती है। और मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। क्या है? पाकिस्तान की राष्ट्रीय, जिस प्रकार हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, उसी प्रकार पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी ये सिंधु नदी है, और ये पाकिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है, ये भी याद रखिएगा आप। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो सिंधु नदी का जो जल घनत्व है वो बहुत अधिक है। मैं बताता हूं आपको कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है जो है नील। देखिए आप मैप पर देख सकते हैं नील नदी कितनी बड़ी है। तो ये वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। तो इस नील नदी के अंदर जितना पानी है उससे कम 2 गुना पानी हमारी सिंधु नदी लेके चलती है। तो जल घनत्व के हिसाब से सिंधु नदी नील नदी से भी ज्यादा पानी लेकर चलती है। ध्यान रखिएगा, ये एक फैक्ट है अपनी सिंधु नदी का। और अगर पूछा जाए आपसे कि वर्ल्ड में कौन सी नदी का जल घनत्व तो सबसे ज्यादा है या सबसे ज्यादा पानी लेकर वो बहती है, तो इसका आंसर है अमेजोन नदी, ठीक है। अमेजोन नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है नदी, तो ध्यान रखिएगा। अब हम और आगे चलते हैं। तो कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास या करीब बसी थी? सिंधु घाटी के करीब, तो वह थी सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो सिंधु नदी जा रही है इसके आसपास ही ये सभ्यता बसी हुई थी। देखिए ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा होगा ये एरिया, ये जो एरिया है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है। ये ऊपर कश्मीर से चालू होकर तो हमारे गुजरात तक आता पूरा घूम गया। तो ये इस नदी इस जो सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा था क्योंकि ये जो सभ्यता है पूरे तरीके से सिंधु नदी के आसपास बसी हुई थी। ये यहाँ के सब लोग सिंधु नदी के आसपास रहते थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता हम कहते हैं। अब चलते हैं हम आगे। तो हम देखते हैं इस वीडियो का सबसे प्रमुख टॉपिक। तो इस वीडियो का जो सबसे प्रमुख टॉपिक है वो है सिंधु नदी की सहायक नदियां। तो हम सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां। वैसे तो सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन 5 ये जो सहायक नदियां ये बहुत प्रमुख है। तो कौन कौन सी है इसका नाम पढ़ लेते हैं हम। तो ये है चिनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी, व्यास नदी और झेलम नदी। ये 5 नदियां जो है सिंधु नदी की महत्वपूर्ण और सहायक नदियां है ना, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नदियां है सहायक में, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सब नदियों की डिटेल पढ़ लेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं चिनाब नदी। तो सबसे पहले हम देखेंगे चिनाब नदी कहां से निकलती है। तो ठीक है, तो चिनाब नदी जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से निकलती है। अब हिमाचल प्रदेश राज्य में किस क्षेत्र से निकलती है? तो ये निकलती है बारालाचाला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रा है, वहां से ये नदी निकलती है। तो आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा बारालाचाला दर्रा से ये नदी निकली है। और ये नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से चलकर जो है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में जाती है, एंटर करती है और फिर सिंधु नदी में जाकर ये मिल जाती है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। तो अब चिनाब नदी की मैं आपको एक खास बात बता देता हूं कि चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है चिनाब नदी? सिंधु नदी जो है अपनी उसकी सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब नदी, जिसकी जो लंबाई है वो है 1180 किलोमीटर। कंफ्यूज मत होइएगा, सिंधु नदी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब ही है। कहीं का सतलज भी पढ़ने में आता है लेकिन वो सही नहीं है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब, जिसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। इसकी लंबाई भी याद रखिएगा। अब हम चिनाब नदी में देख लेते हैं आगे। और तो चिनाब नदी को हम चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनाब नदी का दूसरा नाम क्या है? चंद्रभागा रिवर। तो चंद्रभागा नदी क्यों कहते हैं इसको? तो देखो इसके अंदर 2 नाम आ रहे हैं, चंद्र प्लस भागा, तो ये हो गया चंद्रभागा। तो चंद्र नाम की नदी और भागा नाम की नदी, ये दोनों नदी जो है वो आपस में मिलती है, वहीं से हमारी चिनाब नदी स्टार्ट होती है। उसी के संगम से हमारी चिनाब नदी जो है स्टार्ट होती है। जैसे कि आपको मैप में दिख रहा होगा, इधर से ऊपर से जा रही है चंद्र नदी आ रही है और इधर नीचे से आ रही है भागा नदी, और ये दोनों जहां पर आगे मिल रही है वहीं से चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी का उद्गम होता है या वो स्टार्ट होती है। तो आप ये याद रखिएगा।
तो हम चलते हैं अगली नदी की तरफ। तो चिनाब नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब दूसरी नदी देखते हैं हम। तो दूसरी नदी जो है वो है झेलम नदी। तो हम झेलम नदी का देख लेते हैं हम। तो झेलम नदी कहां से निकलती है? तो झेलम नदी जो है वो कश्मीर के, जो कश्मीर में एक क्षेत्र है जिसे हम बेरीनाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीर में एक क्षेत्र है जिसे क्या कहते हैं हम? बेरीनाग क्षेत्र। तो उसी बेरीनाग में जो है शेषनाग झील उपस्थित है। कौन सी झील उपस्थित है वहां पर? शेषनाग झील। उसी झील से उसका उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? झील से, शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। और यही झेलम नदी कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान से बहती हुई ये चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। तो ये नदी कहाँ है? तो चिनाब नदी के उत्तर में है नदी। याद रखिएगा, चिनाब नदी के उत्तर से आके मिलती है नदी। ठीक है, मतलब चिनाब नदी के ऊपर से। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जो अपनी शेषनाग झील है, यहां से नदी आई और इधर आके ये चिनाब नदी से मिल गई। तो यह ध्यान रखिएगा आप। तो अब हम देख लेते हैं झेलम नदी का और फैक्ट देख लेते हैं दूसरी चीजें। तो झेलम नदी जो है हमारे यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है वो? वुलर झील। तो वुलर झील को पानी कौन देता है, या वुलर झील में पानी कैसे आता है? तो वुलर झील में जो पानी आता है वो झेलम नदी से आता है। याद रखिएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये भारत की। तो इसमें पानी कहां से आता है या पानी इसको कौन देती है? तो ये देती है झेलम नदी। ठीक है। और हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की जो राजधानी है श्रीनगर, ये श्रीनगर भी हमारी झेलम नदी के नजदीकी बसा है ना। झेलम नदी के तट पर हमारा जो श्रीनगर है वो बसा है। तो हमारी झेलम नदी भी यहीं पर खत्म हुई। अब हम देखते हैं सिंधु की तीसरी सहायक नदी, सिंधु रिवर की तीसरी सहायक नदी। तो तीसरी सहायक नदी है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी। तो रावी नदी कहां से निकलती है? तो रावी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। जिस तरह चिनाब हिमाचल प्रदेश से निकलती है उसी प्रकार रावी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। लेकिन ये किस क्षेत्र से निकलती है? तो ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। किस क्षेत्र से निकलती है? रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। और यह नदी जो है वो चिनाब के दक्षिण में जाकर चिनाब से मिल जाती है। जिस प्रकार झेलम चिनाब के ऊपर की तरफ है जो आपको दिख रहा होगा, उसी प्रकार ये रावी नदी जो है वो चिनाब के नीचे से, मतलब दक्षिण की ओर से जाकर पाकिस्तान में जाकर ये चिनाब नदी से मिल जाती है रावी नदी। तो याद रखिएगा। अब रावी नदी की भी खास बात मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन बनता है रावी नदी से। कैसा? कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है, या भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री पर कुछ किलोमीटर ये चलती है। तो ये नदी रावी नदी है। जिस प्रकार आपको दिख रहा होगा मैप के अंदर कि पंजाब के एरिया में कुछ किलोमीटर तक बाउंड्री पे जा रही है और फिर जाके ये चिनाब से मिल जाती है। देखिए मैप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो बाउंड्री बन रही है भारत और पाक में, इसके बीच में से जा रही है और जाकर ये चिनाब से मिल जाती है। तो अब हम सिंधु नदी की अगली सहायक नदी देखते हैं, चौथी सहायक नदी, जिसका नाम क्या है? सतलज नदी। तो सतलज नदी के बारे में पहले आप एक खास बात जान लीजिए। मतलब तो सतलज नदी क्या है कि सिंधु की 5 प्रमुख नदियों में से यह एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत से नहीं निकलती है। ध्यान रखिएगा, सतलज नदी भारत से नहीं निकलती है। सिंधु की सहायक नदियां 5 महत्वपूर्ण है। 5 में से 4 नदी जो है वो भारत से ही निकलती है, लेकिन जो सतलज नदी है वो भारत से शुरू नहीं होती है। तो ये सतलज नदी कहां से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है तिब्बत, चीन। ठीक है, ये तिब्बत से चालू होती है। जिस प्रकार सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, उसी प्रकार सतलज नदी भी मानसरोवर झील के पास एक और झील है जिसे हम क्या बोलते हैं? राकस ताल या राकस झील। और कहीं कहीं पे इस झील का नाम राक्षस झील भी सुनने में आता है। ठीक है, या इसे राक्षस झील भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो उसी राकस ताल झील से ये जो सतलज नदी है वहां से निकलती है, फिर ये भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करते हुए ये भारत के बीच में से भारत के बीच में से जाती हुई पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है और वहां पर ही जाकर चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। तो ये भी चिनाब नदी के दक्षिण छोर पर ही चिनाब नदी से आकर मिलती है। सिर्फ एकमात्र झेलम ऐसी नदी है जो चिनाब के ऊपर से उत्तर से आकर मिलती है, बाकी सारी नदी जो है वो नीचे से आकर मिलती है। तो सिंधु नदी की 5वीं सहायक नदी देख लेते हैं। तो सिंधु नदी की 5वीं सहायक नदी है व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी। तो व्यास नदी कहां से निकलती है? तो व्यास नदी भी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। तो देखिए कितनी नदी निकल गई हिमाचल प्रदेश से। चिनाब भी हिमाचल प्रदेश से निकल गई बारालाचा दर्रे से, और रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकल गई रोहतांग दर्रे से, और इसी प्रकार व्यास नदी भी जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। और ये भी किस क्षेत्र से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के। तो यह भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। जिस प्रकार रावी नदी निकलती है उसी प्रकार
हमारी व्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। तो व्यास नदी की हम खास बात पहले देख लेते हैं कि व्यास नदी सिंधु की सहायक नदी में से एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है। मतलब ये पूरी तरह से भारत के अंदर है, ये नदी पाकिस्तान में नहीं जाती है, ये भारत के अंदर ही घूम जाती है और सतलज से जाकर मिल जाती है ना। तो ये सिंधु की ऐसी सहायक नदी है व्यास जो भारत में ही चालू होती है, भारत में ही फिनिश हो जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कि व्यास नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से चालू हुई हिमाचल प्रदेश के और ये इधर आकर सतलज से मिल गई है, लेकिन वो पाकिस्तान में जाकर नहीं मिली, सतलज से मिली है, भारत के अंदर ही है। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में मिलती है सतलज से? तो हरी के बैराज, जहां से इंदिरा गांधी नहर भी चालू होती है जो राजस्थान की तरफ जाती है, वो उसी क्षेत्र में हरी के बैराज पर ही आकर सतलज नदी जो है वो, मतलब व्यास नदी जो है वो सतलज नदी से मिल जाती है और फिर आगे बढ़ के सतलज नदी चिनाब नदी में चली जाती है। तो इस प्रकार इन पांचों नदी की ये डिटेल थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और चीज देख लो आप कि व्यास नदी जो है, व्यास नदी के किनारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए व्यास नदी के किनारे? तो वह है कुल्लू मनाली। ठीक है, कौन से शहर बसे हुए व्यास नदी के किनारे? कुल्लू और मनाली। तो इस प्रकार व्यास नदी के किनारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसके पांचों नदी का मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं आगे। तो पांचों नदी का पानी कौन लेकर जा रही है? चिनाब लेकर जा रही है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, केवल चिनाब नदी सिंधु नदी से जाकर मिलती है, तो बाकी की जो चार नदियां हैं वो क्या होती है कि वो चारों नदी चिनाब से जाकर मिलती है पहले, और फिर चिनाब नदी जो है वो जाकर सिंधु से मिल जाती है। मतलब ये बाकी की जो नदियां हैं सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, ये सीधे जाकर सिंधु से नहीं मिलती है। ये सारी नदियां पहले जाकर चिनाब से मिलती है और फिर चिनाब नदी इन सब नदियों को ले जाती है सिंधु की ओर। तो यह चिनाब नदी सिंधु को मिल जाती है, लेकिन ये सिंधु की सहायक नदियां महत्वपूर्ण कहलाती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, सारी नदियां सिंधु में जाकर नहीं मिलती है ना। सब नदियां जो है चिनाब में मिलेगी और फिर चिनाब सिंधु में मिलेगी। तो अब उसी चीज को देख लेते हैं कि कौन सी नदियां किस जगह पर कैसे मिलती है। तो एक बार आप मैप की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि सिंधु नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से, कैलाश पर्वत के दक्षिणी छोर से। तो चीन से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है, पीओके में प्रवेश करती है और नंगा पर्वत की ओर घूमकर यू आकार में घूमकर ये पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके में, उस मैदानी इलाके में प्रवेश करके ये अरब सागर में जाके मिलती है ना। उसके बाद हम चलते चिनाब नदी। अब देखिए चिनाब नदी बनेगी आपके सामने इस मैप पर। तो चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से चालू होती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से चालू होकर चिनाब नदी जाती है और ये पाकिस्तान में भी प्रवेश करती है चिनाब नदी और जाकर सिंधु से मिल जाती है। ठीक है, जाकर सिंधु से मिल गई। और ये बात ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी और चिनाब नदी कहां पर मिलती है? तो ये मिलती है मिठानकोट में। पाकिस्तान का एक शहर है मिठानकोट, वहां जाकर ये दोनों नदियां मिल जाती है। तो अब देख लेना अब देख लेते हैं अपन झेलम नदी। दो नदी आपको यहां दिख रही होगी, सिंधु और चिनाब। अब हम झेलम भी देख लेते हैं। तो झेलम नदी देखिए कश्मीर क्षेत्र से निकलती है ना, शेषनाग झील से। तो शेषनाग झील से नदी निकली और ये ऊपर से आकर, मतलब चिनाब नदी के ऊपर है उत्तरी छोर पर, तो वहां से आकर ये चिनाब नदी से मिल गई है। देखिए आप मैप में देख सकते हैं चिनाब नदी से मिल गई आके। इसी प्रकार हम सतलज नदी भी देख लेते हैं। तो सतलज नदी कहां से शुरू हो रही है? ये भी शुरू हो रही है चीन के तिब्बत इलाके से। तो वो राकस्ताल लेक जो कि मानसरोवर लेक के पास में ही है, वहां से देखिए सतलज नदी चालू हो रही है और ये भारत में उसने प्रवेश करा और भारत में प्रवेश करके ये इधर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जाकर ये चिनाब से मिल जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार एक और नदी बची है हमारी रावी नदी को भी देख लेते हैं अपन। तो ये भी भारत से स्टार्ट होती है और ये भी जाकर कहीं से मिल जाती है? चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। और व्यास नदी जो है, व्यास नदी चिनाब से जाकर नहीं मिलती है। व्यास नदी क्या होती है? भारत से ही स्टार्ट होती है। देखिए आपको दिख रही होगी व्यास नदी, ये भारत से स्टार्ट हुई और जाकर ये सीधे सतलज में मिल गई। ठीक है, ये चिनाब से जाकर नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से आपके सामने मैप दिख रहा होगा आपको पूरे पांचों सहायक नदी और सिंधु नदी का। तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप अच्छे से देख पाए इसे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये थी सिंधु की खास सहायक नदियां जो कि अभी हमने पढ़ी। तो चलिए हम आगे कुछ चीजें और देख लेते हैं सिंधु के बारे में, सिंधु नदी के बारे में। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज,
क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि आज का जो भारत का पंजाब है उसे 5 नदियों की भूमि नहीं कहा जाता है। जो जिस पंजाब की ये बात कर रहे हैं वो है ब्रिटिश काल का पंजाब। जब भारत और पाकिस्तान एक ही भाग थे या एक ही थे, उस समय का जो पंजाब था वो आज के जो हमारा भारत का पंजाब है उससे कई गुना बड़ा था। और उस पंजाब को ही जो है 5 नदियों की भूमि कहा जाता था। देखो आपको मैप में शो हो रहा होगा पंजाब, पुराना पंजाब जो ब्रिटिश काल के समय था। तो इतना बड़ा पंजाब था, है ना, और यहीं पर जो है 5 नदियां सिंधु सागर मिलती थी। तो इसीलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता था। लेकिन आप ध्यान रखिएगा फिर दोनों देश के अलग अलग बंटवारे हो गए और दोनों इस प्रकार से नदियां भी सारी एक दूसरे के देश में बढ़ गई, है ना। और पंजाब जो इतना बड़ा क्षेत्र था उसके भी 2 बंटवारे हो गए। तो थोड़ा पंजाब भारत के पास आया और बाकी पंजाब पाकिस्तान के पास गया। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत के पास जो पंजाब आया वो बहुत छोटा एरिया था पंजाब का, बाकी ज्यादा बड़ा से बड़ा पंजाब कहाँ गया, पाकिस्तान में गया। तो आप एक चीज देख लीजिएगा कि भारत के पंजाब में अब कितनी नदियां मौजूद है, ये देख लेते हैं हम, है ना। तो भारत के पंजाब में अब रावी, व्यास और सतलज, मतलब सिंधु की 5 सहायक नदियों में से रावी, व्यास और सतलज, ये 3 ही सहायक नदियां अब हमारे भारत के पंजाब में मौजूद है। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, तो पंजाब बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन आज का पंजाब नहीं हमारे भारत का, ये पंजाब है ब्रिटिश काल का पंजाब, जब भारत और पाकिस्तान एक थे, याद रखिएगा, है ना। ये भी एक फैक्ट है, मतलब, है ना, तो याद रखिएगा इसे। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं लास्ट चीज आज की वीडियो की, वो है सिंधु समझौता। तो हम सिंधु समझौता देख लेते हैं। किस देशों के बीच हुआ था सिंधु समझौता, तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 19 सितंबर 1960 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आपको ये डेट पे फोकस करना है। कब हुआ था सिंधु समझौता, 19 सितंबर 1960 को, ठीक है। तो अब ये जो समझौता हुआ था इसमें जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किस शहर में किए गए थे या किस देश में किए गए थे, तो इसके जो हस्ताक्षर किए गए थे इस समझौते के वो पाकिस्तान देश में किए गए थे। और पाकिस्तान देश के कराची शहर में ये जो हस्ताक्षर है सिंधु समझौते के किए गए थे। तो आपको डेट पे फोकस रखना है कि 19 सितंबर 1960 को सिंधु समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत क्या डिसीजन लिया गया था, तो ये डिसीजन लिया गया था कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। मतलब उसका जो 80% पानी है सिंधु और उसकी सहायक नदियों का वो पाकिस्तान यूज करेगा, और बाकी बचा 20% पानी वो हमारा इंडिया यूज करेगा, यानी हमारा भारत यूज करेगा। तो ये समझौते में बताया गया था। तो आज की हमने वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरी तरह अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, मतलब पूरा टॉपिक हमने लगभग पढ़ लिया है ना। सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तो जिस प्रकार हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा उसी प्रकार हम अगली वीडियो में गंगा नदी तंत्र लेकर आएंगे। तो अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में गंगा नदी तंत्र के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।